रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक ज़र के एग्ज़ाम, ये सफ़ा नंबर 28 पर है। तो ज़र के एग्ज़ाम का ये जो सवाल है ये ज़्यादातर इंटरमीडिएट में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर ही आता है। तो ये 10 नंबर के इंशाइया सवाल में नहीं आता। जो मुल्तान बोर्ड के पैटर्न है उसमें ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर ही आता है। तो आप सब ने ज़र की ये जितने भी एग्ज़ाम समझेंगे अब इन सब को शॉर्ट डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स को शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्मेट में लाजमी याद रखें। तो अगर बिलफर्ज आने के लिए अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है तो आपने यही तमाम टाइप्स तो आपको इनकी याद ही होंगी, इनकी डेफिनेशंस भी और एग्जांपल भी, तो वही सब आप इकट्ठे करके लिख सकते हैं। तो मेन पॉइंट आपको बताने का ये था कि शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आते हैं सवाल ये। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग तौर पर कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। ये नहीं कि आप इन 6 सवाल की तरह चंद एक हेडिंग लिख दें और कुछ एग्ज़ाम को स्किप कर दें, तो ऐसे नहीं करना। तमाम एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है, उनकी तारीफ़ें याद करनी है और साथ में 1 या 2 मिसालें जो भी आप उससे मुतल्लिक़ हैं, मुनासिब हैं, वो आप दे सकते हैं। तो ज़र की एग्ज़ाम, ज़र की पहली किस्म धाती ज़र। धाती ज़र किसे कहा जाता है, इसकी तारीफ़ पहली लाइन में ही दी गई है, वो आपने लाजमी याद करनी है। और वो तारीफ़ मैं रीडिंग भी कर रही हूँ, उसे रीड आउट। मुख्तलिफ़ धातों मसलन सोना, चांदी, निकल, लोहा। तो ये क्या है? सोना, चांदी, निकल, लोहा ये धातें हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की धातों वगैरह से बनाए गए सिक्कों को धाती ज़र कहते हैं। ये जुमला इस धाती ज़र की तारीफ़ है। अब बाकी जो इसमें है वो धाती ज़र के बारे में उसकी वजाहत है कि धाती ज़र का जो इस्तेमाल है वो क़ब्ल मसीह के दौर से लेकर 19वीं सदी के आखिर तक जारी रहा है। और ये ज़र ज़्यादातर कीमती धातों के मखसूस टुकड़ों पर मुश्तमिल रहा और कीमती धातों के भी वो जो मखसूस टुकड़े थे उनको भी वज़न के लिहाज से उनको पैमाने का दर के तौर पर ज़र के तौर पर रखा गया। जैसे मुख्तलिफ़ रियासतों के या बादशाहों के ज़माने में भी आप अशरफियाँ का सिस्टम आपने सुना होगा, दिरहम। फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ़ टिक्सालें वगैरह, जिस तरह से आपने देखा कि भट्टे में ईंटें बनती हैं, बिल्कुल इसी तरह से कीमती धातों की मदद से सिक्के जो बनाए जाते रहे हैं मुख्तलिफ़ अशकाल के, और उन पर फिर कंदाकारी भी की जाती रही है। उन पर फिर कंदाकारी भी की जाती रही है। उन सिक्कों की मालियत की कि ये 1 रुपये का सिक्का है या 1 पैसे का सिक्का है। और उनके हुक्मरानों के अशकाल, जैसे अब पाकिस्तान में जो सिक्के आपने देखे वहाँ या तो बादशाही मस्जिद या फिर अलामा अब नोट हैं तो वहाँ पर आपको कायद-ए-आज़म की तस्वीर। फिर इसके अलावा सिक्कों में आपको बादशाही मस्जिद और इसके अलावा वो चाँद सितारा जो पाकिस्तान के झंडे में है। तो हुक्मरानों के नाम, ये मुख्तलिफ़ किस्म के या हुक्मरानी शक्लें या नाम या किसी मशहूर जगह का की जो शक्ल है वो कंधा की हुई मिलेगी। कंधा का मतलब कि उस पर वो आपको नज़र आएगी, पेंटिंग की हुई मिलेगी। कीमती धातों के इन सिक्कों का रिवाज ज़्यादा देर तक नहीं रहा कि 19वीं सदी तक ही रहा। उसके बाद फिर इसका रिवाज कम हो गया। तो इसका रिवाज कम होने की वजह यही थी कि धाती ज़र की निस्बत कागज़ी ज़र ने ज़्यादा सहूलत मुहैया कर दी। तो धाती ज़र से क्या मुराद है? ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आता है। शॉर्ट क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो वो उसके जवाब में आपने सिर्फ यही लिखना है कि ये मुख्तलिफ़ धातों वगैरह से बनाए गए सिक्कों को धाती ज़र कहते हैं। और दूसरी लाइन में कि इब्तदाई दौर में ये ज़र कीमती धातों के मखसूस औज़ान के टुकड़ों पर मुश्तमिल होता था। औज़ान जमा है वज़न की, यानी मखसूस वज़न के मुख्तलिफ़ टुकड़े बना दिए जाते थे। जिनका ज़्यादा वज़न था उनको ज़्यादा कदरी मालियत दी जाती, जिनका कम वज़न था उनको कम कदरी मालियत दी जाती। और 20वीं सदी में मुख्तलिफ़ रियासतों के हुक्मरानों ने बाकायदा टिक्सालें कायम करके मुख्तलिफ़ औज़ान के सिक्कों पर इनकी कदरी मालियत, हुक्मरानों के अशकाल, हुक्मरानों के नाम कंदा करना शुरू कर दी। सो पहली लाइन, तीसरी और चौथी लाइन ये आपने याद करनी है लाज़मी और यही लिखनी है। फिर अब जो धाती ज़र है वो आम यही जो निकल, लोहा, तांबा इनकी मदद से भी पहले बनाया जाता रहा है। तो इनकी धात के मदद से तैयार किए जाते रहे। उसकी बुनियाद पर इनकी 2 इकसाम बनाई गई हैं। सो 2 तरह के धाती ज़र हमें नज़र आते हैं। एक है मियारी ज़र और दूसरा है अलामती ज़र। सो मियारी ज़र उस धाती ज़र को कहते हैं जिसकी ज़ाहिरी और हकीकी कदर व कीमत आपस में बराबर। ज़ाहिरी का मतलब कि जितना उस धाती ज़र या सिक्के के ऊपर मालियत लिखी हुई है कि ये 1 रुपये का सिक्का है,
तो उसके अंदर धात भी 1 रुपये की अहमियत, 1 रुपये की कदर, 1 रुपये की मालियत जितनी ही वाकई मौजूद है उतनी ही धात से वो बनाया गया है, यानी पूरी मालियत का सिक्का उसमें मौजूद है, इसीलिए इसे फुल बॉडीड कॉइन भी कहते हैं। तो जो उसकी ज़ाहिरी कदर उस पर लिखी गई है, हकीकतन उसमें उतनी ही कदर की धात भी डाली गई है। तो इस किस्म के सिक्के जो शैब भी बतौर सर इस्तेमाल की जाती रही है, उसकी धाती मालियत उस सिक्के पर कंधा कर दी जाती रही है। जैसे चांदी का बनाया हुआ है तो वो चांदी की जितनी मालियत वहाँ है उतनी ही मालियत के मुताबिक जितनी उसकी अहमियत होनी चाहिए वही वहाँ पर कीमत दर्ज की गई है। फिर इसी तरह से सोने का है तो सोने की, लोहे का है तो लोहे की, तो जो भी मालियत है। तो ये आपने इसकी पहली 2 लाइनें लाजमी याद रखनी है। और तीसरी लाइन में भी यही बात बताई गई है, बालफाज दीगर मियारी ज़र की बैरूनी सतह पर, यानी इस सिक्के के ऊपर जो मालियत लिखी होती है, जो रकम दर्ज की होती है, उतनी ही मालियत और उतनी ही रकम, उतनी ही कदर के जो असल में कीमती धात मौजूद है वो इस सिक्के में डाल दी जाती है, वो इस सिक्के में मौजूद होती है। तो बाद अज़ां फिर धातों की किल्लत के पेश नज़र ये मियारी ज़र का रिवाज भी कम होता गया। ये बहुत कम अरसे तक ही रहा है मियारी ज़र का रिवाज। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसकी पहली 2 लाइन या पहली 3 लाइनें ही सिर्फ याद कीजिएगा। तो अब चूँकि धातों की किल्लत होती रही और इस तरह से फिर ज़र की मिकदार भी ज़्यादा चाहिए थी, तो क्या किया गया, इसके मुतबादिल के तौर पर अलामती ज़र बना दिया गया। अलामती ज़र धाती ज़र की वो किस्म है जिसमें ज़र की ज़ाहिरी कदर व कीमत उसकी हकीकी कदर व कीमत से मुख्तलिफ हो, यानी ज़ाहिरी तौर पर तो वहाँ कीमत ज़्यादा लिखी गई है, लेकिन असल में दर हकीकत उस सिक्के को बनाने में जो धात इस्तेमाल की गई है जितनी, वो उतनी कदर व कीमत की नहीं की गई। यानी अब 1 रुपये का सिक्का है तो उसमें 1 रुपये की कदर से कम की मालियत की जो धात है वो लगा दी गई है, लेकिन चूंकि वो हुकूमत ने जारी किए हैं ये सिक्के, तो इसलिए लोग हुकूमत पर एतबार करके ये 1 रुपये की मालियत के मुताबिक सिक्कों का इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमत की ये ना होती तो फिर वो मुकम्मल और मियारी ज़र की तरफ ही जाते। तो ये पाकिस्तान में ज़्यादातर मियारी ज़र की बजाय अलामती ज़र का ही रिवाज रहा है, क्योंकि यहाँ धातों की किल्लत भी रही है। तो अलामती ज़र क्या है, जिसकी ज़ाहिरी यानी जो बैरूनी कदर व कीमत वहाँ पर कंधा की गई है, लिखी गई है खुदाई करके, वो ज़्यादा लिखी गई है और असल में उसमें धात उतनी मालियत की शामिल नहीं की गई। तो पाकिस्तान में इसका रिवाज ज़्यादातर रहा है। और कागज़ी नोटों में भी हमें यही अलामती ज़र की सूरत हाल नज़र आती है कि कागज़ी नोटों में भी जो एक बारीक पट्टी सी देखते हैं कि वो सिल्वर लाइन मौजूद है या नहीं, वो जो लाइन है वो असल में उतनी मालियत की वो लाइन होती नहीं है जितनी मालियत का वो नोट होता है। यानी ज़ाहिरी कदर व कीमत ज़्यादा है और हकीकी कदर उसकी कम है। ये चूँकि हुकूमत जारी करती है इसलिए ज़्यादातर लोग इसे कबूल भी करते हैं और ये गर्दिश में भी रहता है। तो अलामती ज़र की जो तारीफ़ है ये आपने बस इसमें भी पहली 2 लाइनें याद रख लें, वो भी काफ़ी। अच्छा, दूसरी किस्म है कागज़ी ज़र के धाती ज़र। धाती ज़र की मज़ीद 2 इकसाम थी, मियारी ज़र और अलामती ज़र। उसके बाद दूसरी बुनियादी किस्म जो है ज़र में वो है कागज़ी ज़र के। धाती ज़र के बाद कागज़ी ज़र आया। अब कागज़ी ज़र क्या है, कागज़ी ज़र हुकूमत या हुकूमत का मरकज़ी बैंक जारी करता है और ये अशाओ खिदमत की ख़रीदो फ़रोख्त में बतौर आले तबादला बग़ैर हीलो हुज्जत, यानी हीलो हुज्जत कहते हैं बग़ैर किसी उसर के, बग़ैर किसी बहाने के लोग आसानी इसे कबूल कर लेते हैं क्योंकि इसे भी हुकूमत की हिमायत हासिल होती है। पाकिस्तान में जो सिक्के हैं वो हुकूमत पाकिस्तान और जो ज़्यादातर कागज़ी ज़र के नोट हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी यहाँ का मरकज़ी बैंक जो है वो जारी करता है। तो कागज़ी ज़र के अजरा के लिए मरकज़ी बैंक मतनासिब महफूजात का निज़ाम अपनाता है और इस निज़ाम को अपनाते हुए जारी करदा नोटों की कुल मालियत का कम से कम 30% ज़र महफूज मंजूर शुदा ज़र तबादला सोने चांदी की शक्ल में ज़मानत के तौर पर रखना पड़ता है और जारी करदा कुल नोटों की जो बाकी मालियत है उसको मुल्की असासों को रहन में रख कर छापे जाते हैं। तो ये जो कागज़ी ज़र है ये आप इसकी तारीफ़ और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ज़र की वो किस्म जिसमें
करेंसी नोटों को बतौर ज़र इस्तेमाल किया जाता है अशिया व खिदमत की खरीद फरोख्त में, इसे कागजी ज़र कहते हैं। कागजी ज़र हुकूमत या हुकूमत का मरकज़ी बैंक जारी करता है और पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो कागजी ज़र को जारी करता है। और यह कागजी ज़र को जारी करने के लिए, अजरा का मतलब इसे जारी करने के लिए मरकज़ी बैंक मुतनासिब महफूजात का निज़ाम अपनाता है। सो ये आप पहली 4 लाइनें तक लिख सकते हैं। अब ये असल में मुतनासिब महफूजात का निज़ाम, इस लफ्ज़ का मतलब है कि कुछ रकम जो है वो महफूज करके, यानी मुतनासिब एक कुछ पोर्शन, कुछ फ्रैक्शन, कुछ हिस्सा तनासुब उसका वो महफूज कर दिया जाता है। अब वो महफूज कितना करना है? 30% ज़र महफूज मंसूर शुदा होता है। जैसे आपने 10 रुपये के नोट पर भी या 50 रुपये के नोट पर भी देखा होगा कि हुकूमत हाजा मुतालबे पर अदाई करेगी। तो हुकूमत हाजा का मतलब मौजूदा हुकूमत, वो अगर किसी शख्स को उस नोट के बदले, उस कागज़ी ज़र के बदले धात चाहिए जिस उतनी मालियत की जितनी मालियत का वो नोट है, तो हुकूमत पाबंद है उसे वो अदा करने की। तो उसके लिए क्या करता है, वो शख्स वो नोट ले जाता है मरकज़ी बैंक के पास या इसकी किसी भी शाख के पास और वहाँ से जाकर वो मालियत ले सकता है। सो यह ज़र महफूज मंजूर शुदा उनके मुताबिक उसे उसे वापसी अदायगी भी हो सकती है। तो उसकी वापसी अदायगी के लिए हुकूमत क्या करती है, जितने भी नोट जारी करती है उसके लिए फिर चूँकि कोई भी शख्स किसी भी वक्त आकर अदायगी का मुतालबा कर सकता है, तो हुकूमत ने क्या काम किया है, ये नोट जब भी जारी करती है तो जितनी मालियत के नोट जारी किए हैं उसके 30% जो हिस्सा है वो असल में इनके पास मौजूद होना चाहिए। और जो बाकी है वो कहती है कि हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के तमाम असासाजात हमारी हुकूमत के पास ही हैं और आवाम के ही हैं, तो इसलिए उनको रहन के तौर पर ये रख के ज़्यादा मालियत के नोट छाप देते हैं। यानी अगर 100 रुपये के नोट हुकूमत ने छापे हैं तो उसमें से हुकूमत के पास दरअसल जो 30 रुपये की मालियत जितना धाती ज़र मौजूद होता है, असल में महफूज होता है उसके पास, और जो बाकी 70 रुपये की मालियत जो उसने ज़्यादा नोट जारी कर दी हैं वो इसने यही कहा है कि हुकूमत की ज़मानत के तौर पर। और हुकूमत की ज़मानत क्या है कि जी मुल्क है तो मुल्क के असास से ही वो उसके तौर पर इस्तेमाल हो जाएंगे। सो असल में हुकूमत 100 रुपये की मालियत के बराबर धात रख के 100 रुपये की मालियत के नोट जारी नहीं करती, बल्कि ज़्यादा मालियत के नोट जारी कर देती है और उसमें अपने मुल्क के असासों को रहन रख कर ये ज़्यादा मालियत के जारी कर दिया। और जो महफूज उसने रखा होता है कि मुतालबे की सूरत में अदायगी करनी हो, वो सिर्फ 30% हिस्सा है। कुछ ममालिक में 30 की बजाय 35% या 40% भी है। अच्छा, फिर जब कागजी ज़र का ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने इसकी पहली 3 लाइनें ही लिखनी है और इसके एग्ज़ाम के बारे में चाहे ना बताएं, बताना भी है तो सिर्फ उनके नाम लिख दें। जो कागजी ज़र की मज़ीद 2 इकसाम है, बदल पसीर कागजी ज़र और गैर बदल पसीर कागजी ज़र। या आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, यानी आप से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बदल पसीर कागजी ज़र से क्या मुराद है, गैर बदल पसीर कागजी ज़र से क्या मुराद है, या बदल पसीर और गैर बदल पसीर कागजी ज़र में क्या फ़र्क है। तो फिर आपने ये दोनों एग्ज़ाम लिखनी होगी। अच्छा, अब हम पहले किस्म पर आते हैं, वो है बदल पसीर कागजी ज़र। इससे मुराद वो कागजी ज़र है जिसे हुकूमत या मरकज़ी बैंक मुतालबे की सूरत में सोने चांदी या मंजूर शुदा ज़र तबादला की शक्ल में बदलने का पाबंद होता है। अब वही बात जो आपको पहले भी बताई गई कि आप 10 रुपये के नोट को आज ही खोल कर देखें तो आपको वहाँ पर भी नज़र आएगा कि हुकूमत हाजा मुतालबे पर अदा करेगा। तो ये वो कागजी ज़र है जिसे हुकूमत या मरकज़ में, बदल का मतलब कि इस कागजी ज़र के बदले में आपको जो आपकी मतलूबा सोना चांदी या जो भी मंजूर शुदा ज़र है जैसे डॉलर वगैरह भी, वो भी आपको मिल सकते हैं। हुकूमत उसकी पाबंद है, हुकूमत का मरकज़ी बैंक उसका पाबंद है। और गैर बदल पसीर कागजी ज़र कौन सा होता है? ऐसे कागजी नोट जिन्हें हुकूमत या हुकूमत का मरकज़ी बैंक जारी तो कर देता है, लेकिन उसके इवज़ मुतालबे पर उसे सोना चांदी या इस तरह का महफूज ज़र नहीं मिलता। हुकूमत या उसका मरकज़ी बैंक उसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता। तो इनके ऊपर ये लिखा भी फिर नहीं होता कि हुकूमत हाजा मुतालबे पर अदा करेगा, ये जो जुमला है ये नहीं लिखा होता। जैसे आपने अगर पहले, अब तो सिक्के खैर कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने 1 रुपया का नोट अगर आपको कहीं से मिल जाए, वो आपने देखा हो तो उस पर नहीं लिखा होता
पहले जब इस हमारे कागज़ी ज़र की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कदर थी, 1 रुपये 5 रुपये, तब उन पर भी लिखा होता था और 50 रुपये वाले पर नहीं। लेकिन फिर बाद में इन तमाम लेवल्स को ही अब कम कर दिया गया कि आप देखें आपको 1 और 2 रुपये के जो कागज़ी ज़र हैं वो भी नज़र नहीं आते। तो जिन नोटों पर ये लिखा होता है कि मुतालबे पर अदा करेगा, वो वही से बदल पजीर हैं। जिन पर ये जुमला नहीं लिखा होता वो गैर बदल पजीर होते हैं कि यानी लेकिन ये कानूनी ज़र में शामिल है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये नहीं कि लोग फिर अब कबूल ही नहीं करेंगे। लोग कबूल करते हैं क्योंकि हुकूमत ने जारी किए हैं, हुकूमती ज़मानत के तौर पर। बस सिर्फ बात यह है कि इतनी थोड़ी सी मालियत होती है कि हुकूमत ने फिर इसको इतना अहम नहीं समझा कि हाँ इसके बदले मुतालबे पर कुछ अदायगी की जाए। ठीक है, तो ये मुकम्मल पैराग्राफ हमने गैर पजीर का पढ़ना है और इसकी पहली 4 लाइनें ही याद रख लेनी हैं आपने शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। अच्छा, तीसरी किस्म जो हम ज़र की लेते हैं वो है कानूनी ज़र। सो कानूनी ज़र जैसे इसके नाम से ही जाहिर होता है कि इसे कानूनी हैसियत हासिल है। जो भी शख्स इस ज़र को कबूल करने से इनकार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मसलन इसकी तारीफ़ समझ लीजिए पहले। जैसे पहले जुमले में लिखा हुआ है, कानूनी ज़र से मुराद ऐसा ज़र होता है जिसे कर्ज़ों की अदायगी, कीमतों को अदा करने और आम लेन देन में हुकूमत की तरफ से कानूनन कबूल करना पड़ता है, और जो इसे कबूल ना करे तो वो जुर्म तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन जितने भी राइज सिक्के हैं और करेंसी नोट हैं वो कानूनी ज़र में ही कहलाते हैं। यानी अगर आपने किसी को कहा है, किसी दुकान पर गए हैं और हमने कोई शय ख़रीदनी है, आपने कहा है कि ये हमसे कागज़ी नोट ले लो, ये सिक्के ले लो और इसके बदले हमें वो दे दो शय, और वो कबूल नहीं करता कि जी मैं इनको कबूल नहीं करता, इनकी अहमियत नहीं है, तो वो उसका जुर्म के तौर पर कंसीडर हो गया। आप कानूनी चाराजोई इसके खिलाफ कर सकते हैं। और कानूनी तौर पर कबूल करने की जो वजूहात हैं वो दरअसल हैं। पहली वजह है हुकूमती पुश्त पनाही है। सो हुकूमती ज़मानत है, इसलिए कानूनी तौर पर उसे बतौर आला तबादला इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और जो बतौर आला तबादला इस्तेमाल करने से इनकार करता है उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होती है। उधार लेन देन के मामले में अगर कर्ज खा मकरूज़ के अदा करदा कानूनी ज़र की अदायगी को कबूल नहीं करता तो कर्ज ख्वाह ना सिर्फ वाजिबुल अदा सूद बल्कि असल रकम से भी हाथ धो बैठेगा। अगर किसी शख्स ने कर्ज लिया हुआ है और वो उससे दूसरे शख्स को वापस अदा करता है और दूसरा शख्स नहीं वसूल करता कि नहीं मैं तो ये पाकिस्तान की करेंसी का नोट है, मैं इसे कबूल नहीं करूँगा, ये आला तबादले के तौर पर वो इसे ज़र नहीं मानता, तो वो उसके लिए जुर्म तस्वुर होगा कि वो पाकिस्तानी कौमियत भी रखता है और कबूल भी नहीं करता। तो फिर जो कर्ज देने वाला है उसने तो बिल्कुल सही काम किया था कि हाँ उसने कर्ज की अदायगी करने लगा, लेकिन वसूल करने वाले ने वसूल नहीं की उस सूरत में, तो फिर क्या होगा, उसके खिलाफ वो कानूनी चाराजोई करेगा कि जी मैंने तो इसे अदा किया था, इसने कबूल नहीं किया, इसलिए अब उसे ना उसकी रकम मिलेगी ना उसे सूद मिलेगा। फिर तीसरी वजह यह है कि हुकूमत अपने फ़राइज़ का सर अंजाम देने के लिए इसी कानूनी ज़र को वाजिबात की वसूली और अखराजात की अदायगी में भी इस्तेमाल कर लेती है। अब वाजिबात की वसूली यानी जैसे टैक्स वगैरह हुकूमत ने लेने होते हैं, और सूद कर्ज लेना होता है, हुकूमत ने खुद से सूद अदा करना होता है, या फिर कुछ मज़ीद तामीराती गैर तामीराती मनसूबों पर भी खर्च करना होता है, तो उसकी अदायगी के लिए हुकूमत भी इसी ज़र को इस्तेमाल करती है। अब जैसे लोगों को भी इमदाद मुहैया करनी थी तो फिर हुकूमत ने भी यही कागज़ी ज़र के ज़रिए ही सब लोगों में जो इमदादी रकम है वो तकसीम की, क्योंकि हुकूमत ने इसको आम लेन देन में कबूल करने का ऐलान किया होता है, इसलिए इस कानूनी ज़र को हम हुक्मी ज़र भी कहते हैं, यानी ऑर्डर मनी, और इससे इनकार जुर्म ही तस्वुर होता है। अच्छा, अब कानूनी ज़र का आपको शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने क्या करना है, इसकी तारीफ़ लिखनी है, पहली 2 लाइनों की ही सिर्फ लिखनी है। वजूहात पूछी जाएँ तो फिर आपने ये वजूहात लिखनी है, वरना ज़रूरी नहीं है, ये इसकी वजाहत के तौर पर है। तो पहली 2 लाइनें जो कानूनी ज़र में लिखी गई हैं वो आपने लाजमी याद करनी है। तो कानूनी ज़र की इकसाम अलग से ही पूछी जाएंगी, कानूनी ज़र के अंदर बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा।
महदूद और गैर महदूद कानूनी ज़र में क्या फ़र्क है, या फिर अलग अलग भी पूछा जा सकता है। महदूद कानूनी ज़र से क्या मुराद है और गैर महदूद कानूनी ज़र से क्या मुराद है। तो पहली किस्म पर आते हैं, महदूद कानूनी ज़र, कि इसमें अशिया खिदमत के लेन देन के मामले में इस किस्म के ज़र को एक ख़ास मालियत की हद तक ही कानूनन कबूल किया जाता है। लेकिन अगर इस ज़र की अदायगी अपनी हद से तजावज़ कर जाए, यानी जो लिमिट बताई गई है उस लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो रकम का जो वसूल करनुदा है वो इसे कबूल करने से इनकार कर सकता है, उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई फिर नहीं होगी। मसलन अब अगर एक शख्स ने दूसरे को 5,000 रुपये देने और वह 5,000 रुपये के बराबर एक ब्रीफ केस ले आता है और उसमें इतने छोटे छोटे सिक्के, 50 पैसे का सिक्का डाल देता है, 1 रुपये का सिक्का डाल देता है और 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, इतने ज़्यादा सिर्फ ये सिक्के ही डाल देता है। तो अब उस वसूल करने वाले शख्स के लिए तो काफ़ी मुश्किल है ना, कि वो 5,000 की रकम है और वो इन एक एक सिक्के को, 50 पैसे के सिक्कों को काउंट करे और फिर उन्हें जमा करें, उसे रखे भी, उसे वसूल करने में भी काफ़ी मुश्किल होगी, रकम को काउंट करने में भी काफ़ी मुश्किल होगी। तो फिर जो वसूल करने वाला है उसे कानूनी हक हासिल होता है कि वो इतनी ज़्यादा जो एक हद से ही तजावज़ कर गया ना ये रकम, कि इसे फिर इस तरीके से कबूल करने से वो इनकार कर दे कि हाँ, अगर वो 10 रुपये के नोट की सूरत में देता तो फिर उसे इनकार नहीं करना पड़ता। अगर वो इनकार करता तो वसूल करने वाले के खिलाफ कानूनी चाराजोई होती। लेकिन 5,000 बहुत बड़ी रकम है और सिक्कों की सूरत में इसकी अदायगी एक हद को क्रॉस करने के मुतरादिफ है, तो फिर इसलिए वो इनकार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर यही सिक्के आपने किसी को 50 रुपये वापस अदायगी करनी हो तो सिक्कों की सूरत में आप कर सकते हैं, वो फिर भी वसूल करने वाला वसूल कर लेता है, और अगर वो वसूल नहीं करेगा तो वो खुद मुजरिम तस्वुर होगा। दूसरी किस्म है गैर महदूद कानूनी ज़र। तो इससे मुराद ऐसा कानूनी ज़र है जिसकी अदायगी में अशिया व खिदमत की खरीद फरोख्त के दौरान किसी भी किस्म की हद की पाबंदी नहीं होती, चाहे जितनी भी बड़ी रकम हो, उसकी अदायगी इस किस्म के ज़र की सूरत में बग़ैर किसी बहाने के, बग़ैर किसी वजह के, मतलब बिला हिलो हुज्जत कबूल करनी पड़ती हैं। तो गैर महदूद कानूनी ज़र के ज़मने में 5 रुपये के सिक्के से लेकर 5,000 रुपये तक के करेंसी नोट शामिल हैं। यानी आपने किसी भी किस्म की रकम की वापसी अदायगी करनी है तो आप उसमें 5 रुपये का सिक्का से शुरू काम कर सकते हो बड़ी रकम की अदायगी। 1 रुपये का सिक्का अगर आप करेंगे तो फिर वो इसमें नहीं आता। तो 5 रुपये का सिक्का गैर महदूद हद तक आप जितने मर्जी, चाहे 5 रुपये के मालियत के जो सिक्के हैं उसकी सूरत में अपनी अदायगी कर सकते हैं। तो महदूद कानूनी ज़र में भी आपने पहली 2 लाइनें याद करनी है इसकी तारीफ़ के तौर पर। अगली मिसाल है, अगर आपको सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि महदूद कानूनी ज़र से क्या मुराद है, तो फिर आपने ये तारीफ़ और मिसाल यानी 4 लाइनें ही लिखनी है। और गैर महदूद कानूनी ज़र में भी इसकी पहली 3 लाइनें आपने याद रखनी हैं। और अगर आपको ये सवाल आता है महदूद और गैर महदूद कानूनी ज़र में क्या फ़र्क है, फिर आप सिर्फ इनकी जो पहली 2 लाइनें हैं सिर्फ वही लिख दें, मिसाल चाहे छोड़ दें। जब चौथी ज़र की किस्म है वो है एतबारी ज़र। सो एतबारी ज़र का मतलब ही है कि जो वो ज़र जो एतबार की बुनियाद पर गर्दिश करें। तो पहली लाइन आप इसकी याद कर सकते हैं और दूसरी भी। तो एतबारी ज़र क्या है, जो कर्ज ख़्वाह और कर्जदार के दरमियान भरोसे या एतबार की बुनियाद पर गर्दिश करें। अब जैसे जो चेक है वो किसी एक शख्स ने दूसरे शख्स से कर्ज लेना है, वो उसे चेक के पर साइन करके चेक थमा देता। अब चेक क्या है, चेक एतबार की बुनियाद पर ही उसने वसूल किया है कि हाँ वाकई इस शख्स के बैंक अकाउंट में इतनी रकम मौजूद है कि मैं जब बैंक में जाऊँगा तो मुझे इतनी रकम मिल जाएगी ज़रूरत पड़ने पर। तो वो चेक की सूरत में जो उसने अदायगी की और दूसरे शख्स ने वसूली भी की, तो ये एतबार की बुनियाद पर ही की। इसी तरह से जो बैंक ड्राफ्ट बनते हैं, हुंडियाँ बनती हैं, हमारे पास जो ATM कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये भी क्या हैं, ये सिर्फ एतबार और भरोसे की बुनियाद पर ही गर्दिश में हैं। तो इसलिए ये तमाम चेक, ड्राफ्ट, हुंडियाँ, क्रेडिट कार्ड वगैरह एतबारी ज़र हैं। तो इसकी और अगर कोई भी इस एतबारी ज़र को लेने से इनकार करता है तो वो कर सकता है, इस पर कोई कानूनी चाराजोई हम नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये एतबार और भरोसे की बुनियाद पर है, किसी एक शख्स को दूसरे पर एतबार नहीं है कि हाँ इसने जो मुझे चेक तो इशू कर दिया है लेकिन इसके बैंक अकाउंट में इतनी रकम मौजूद नहीं होगी, क्योंकि पहले भी वो धोखा खा चुका है। तो फिर वो कानूनी हक रखता है कि हाँ ठीक है, उसे एतबार नहीं है तो वो वसूल ना करे चेक।
तो ये सिर्फ एतबार और भरोसे की बुनियाद पर ही है, इसे कोई कानूनी चाराजोई हम इसके खिलाफ नहीं कर सकते कि जी वो कबूल नहीं करता तो अब हम कानूनी चाराजोई करें। और ये एतबारी से ज़्यादातर चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट, हुंडियाँ, क्रेडिट कार्ड ये इसीलिए आए हैं ताकि जो ज़र की एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी है वो आसानी हो सके। अब क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से आप जितनी चाहे मर्जी रकम किसी भी मुल्क में जाकर भी निकलवा सकते हैं। चेक पर जितनी मर्जी अमाउंट आप लिख दें होगा तो वो एक ही चेक, अब आसानी आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सो चोरी चकारी का भी इसमें डर ख़त्म हो जाता है। तो एतबारी ज़र का अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने इसकी पहली 2 लाइनें ही लिखनी है, वो बहुत अच्छे से याद करें। और करीबी ज़र 5वीं किस्म है। तो करीबी ज़र उन अशिया व खिदमात को हम ज़र का नाम दे देते हैं जो ज़र की तरह के फ़राइज़ अंजाम दें, यानी बतौर आले तबादला वैसे तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं होता, क्योंकि कानूनी तौर पर तो उन्हें वो हैसियत हासिल नहीं है ज़र की, लेकिन फिर भी वो ज़र वाले काम कर जाती हैं कि हाँ जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम उनके बदले अपनी अशिया व खिदमात ख़रीद भी सकते हैं और फ़रोख्त भी कर सकते हैं। सो करीबी ज़र क्या है? करीबी ज़र को अशिया व खिदमात के लेन देन के मामला में फ़ौरी तौर पर बतौर आले तबादला इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फ़ौरी तौर पर का मतलब कि बस अभी दिया और अभी किसी ने वसूल कर लिया। आप ज़ाहिर सी बात है किसी को भी अपनी कोई शय देंगे और फिर उससे कोई दूसरी शय वसूल करेंगे तो वो पहले शय की छानबीन करेगा, क्वालिटी चेक करेगा, तो इतना जल्दी तबादला मुमकिन नहीं होता, हो जाता है पर फ़ौरी नहीं होता। और क्यों फ़ौरी नहीं होता? क्योंकि इसे कानूनी ज़र की हैसियत हासिल नहीं होती। और इसमें बैंकों की जारी करदा जो मियादी अमानतें हैं यानी सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, हुंडियाँ हैं, बचत सर्टिफिकेट हैं, फिर शेयर्स हैं, सरकारी हिस्से का मतलब शेयर्स हैं, डाक खाने के सर्टिफिकेट वगैरह हैं, वो सब करीबी ज़र में शामिल होते हैं। ये सब इस्तेमाल तो हो सकते हैं ज़र के तौर पर, लेकिन लोग पहले चेक करेंगे कि हाँ जी वाकई ये सही है या नहीं, या थोड़ा बहुत हिचकिचाएंगे, फौरी तौर पर कबूल नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा वक्त लेने के बाद वो कबूल कर लेंगे, क्योंकि हुकूमत ने इनको कानूनी हैसियत तो नहीं दी हुई इस वजह से। तो अब करीबी ज़र से क्या मुराद है? इस शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपने इसकी पहली 3 लाइनें याद करके लिखनी है, ठीक है। और छठी किस्म है हिसाबी ज़र। हिसाबी ज़र को हम मियारी ज़र भी कहते हैं कि अशिया व खिदमात की कदर व कीमत को जांचने में हमें मदद मिलती है, जिसकी मदद से उसे हम हिसाबी ज़र का नाम दे देंगे। सो ये ज़र की वो मियारी इकाई है जिसकी बदौलत अशिया की कीमतें और रकम की गिनती की जा सकती है। और हमारे पाकिस्तान में जो ज़र की मियारी इकाई है वो 1 रुपया है। तो ये जो इकाई रुपया है, रुपया करेंसी हमारी, यह हिसाबी ज़र के तौर पर जानी जाती है। अमेरिका में हिसाबी इकाई उनकी डॉलर है, बरतानिया में पाउंड है। तो आपने पहली 2 लाइनें याद करनी है इसकी अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए। 7वीं किस्म है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्या है? ये वही एतबारी ज़र की किस्म में ही है। अब यहाँ पर अलग से भी बुक में बता दिया गया, तो अलग से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसकी तारीफ याद कर लीजिएगा कि क्रेडिट कार्ड क्या है। अशिया व खिदमत की अदायगियाँ चुकाने के लिए यानी अदायगी करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और बैंकों की सहूलत के बायस क्रेडिट कार्ड का मालिक बैंकों की मखसूस करदा जगहों से ज़र नकद बगैर रकम की अदायगी मुकर्ररा हद के अंदर भी निकाल सकता है। यानी फ़रोख्तकार अपनी अशिया व खिदमात की जो कीमतें हैं वो बैंकों से वसूल कर लेते हैं, और जो क्रेडिट कार्ड का होल्डर है वो ये रकूम सूद समेत बैंकों को वापस लौटा देता है। अब क्रेडिट का मतलब यानी लोन की बेस पर, अब एक शख्स के पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है, उसके पास फ़िलहाल उसकी सैलरी जल्दी ख़त्म हो गई है, अभी आनी है और महीने का आखिरी हिस्सा और वो शॉपिंग करने गया है, तो क्या करेगा? अब ज़र नकद तो नहीं है उसके पास, क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से पेमेंट कर देगा उस शॉपकीपर को, और शॉपकीपर अपने पास वो क्रेडिट कार्ड का नंबर, वो अमाउंट और जो भी रसीद है, रेसिप्ट उसकी शॉपिंग की, वो अपने पास सेव रखेगा। और फिर वो इस तरह के तमाम अकाउंट्स फिर इंफॉर्मेशन बैंक के पास लेकर जाएगा और बैंक से वो रकम वसूल कर लेगा। अब बैंक वाले फिर क्या कहते हैं, महीना मुकम्मल होने के बाद जो वो क्रेडिट कार्ड के, जी आपने इतना इतना हमसे इसी शॉपिंग के दौरान इस शॉपकीपर को आपने हमारे बैंक के ज़रिए पेमेंट की है, जबकि आपके अकाउंट में रकम मौजूद नहीं थी, तो अब आप हमें वो रकम वापस उस रकम की वापस अदायगी कर दें, और साथ में थोड़ा सा सूद भी दे दें। तो वो क्रेडिट कार्ड की रकम बैंक वाले फिर खुद उस शख्स से जो क्रेडिट कार्ड होल्डर होता है उसे वापस आकर ले लेते हैं।
इसकी भी पहली 3 लाइनें आप याद कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर 4 लाइनें भी कर सकते हैं कि अब ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड की आसानी है कि आप सिर्फ ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं कि इंटरनेट के थ्रू ही आपने रकम की अदायगी करनी है, खुद से शॉपिंग सेंटर नहीं गए, तो आप क्रेडिट कार्ड का नंबर दर्ज करके भी और मालिया दर्ज करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट भी इसके ज़रिए से मुमकिन हो गई है। तो ये वो तमाम एग्ज़ाम है ज़र की जो आपने बहुत अच्छे से याद करनी है, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं और इनकी तारीफ़ें पहली 2-3 लाइनों पर ही मुश्तमिल हैं, सो वो आपने अच्छे से याद करनी है। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।